नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए शुरुआत करते हैं तेजस 24 की बड़ी खबर के साथ। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। जैसा कि उन्होंने पहले ऐलान किया था, इसके संकेत भी मिल रहे थे। एलन मस्क ने $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से ट्विटर के शेयर खरीदे हैं। ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स ने खुद इस बात की घोषणा की है। बताया यह जा रहा है कि ट्विटर और मस्क के बीच ये सौदा $44 बिलियन में तय हुआ है। बता दें कि एलन मस्क बीते कुछ समय से ट्विटर के शेयर्स को लगातार खरीद रहे थे और यह जानकारी थी कि जल्द ही ट्विटर एलन मस्क का हो जाएगा। दुनिया का सबसे अमीर शख्स जिसका ट्विटर हो चुका है, $44 बिलियन में यह सौदा हुआ है। मस्क ने $54.20 शेयर के हिसाब से यह खरीदा है। अमीर शख्स में शामिल और टेस्ला के चीफ एलन मस्क के ट्विटर को खरीद लेने की बात सामने आ रही है। कंपनी की तरफ से इस सौदे को लेकर जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि 44 अरब अमेरिकी डॉलर में सौदा हुआ है। इस बीच टेस्ला चीफ का एक ट्वीट बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे सबसे बुरे आलोचक भी ट्विटर पर बने रहेंगे, क्योंकि फ्री स्पीच का यही मतलब है। एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं तेजस 24 में। एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की आज से परीक्षा शुरू हो रही है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दोनों क्लासेस की परीक्षा सिर्फ 2 घंटे की होगी। कोविड के मद्देनजर 2 चरणों में हो रही है परीक्षा। सुबह 10:30 बजे शुरू होगी परीक्षा। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए 35 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन अपना कराया है। बता दें कि सीबीएसई 10वीं परीक्षाओं के लिए देश भर में 7,406 सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां पर बच्चे परीक्षा देंगे, जबकि 12वीं के लिए 6,720 सेंटर बनाए गए हैं। ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड की टर्म 2 परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। पहले दिन 10वीं के छात्राओं की पेंटिंग और 12वीं की ब्यूटी, वेलनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की परीक्षा होगी। इस बार परीक्षा सिर्फ 2 घंटे की होगी। परीक्षा सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। बोर्ड की परीक्षाओं के साथ दूसरे छात्रों की कक्षाएं चलती रहेंगी। सीबीएसई कोविड को देखते हुए इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 2 चरणों में कर रहा है। टर्म 1 की परीक्षाएं पहले ही समाप्त हो चुकी है। आज शुरू हो रहे टर्म 2 की परीक्षाएं 24 मई को खत्म होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी आज शिवगिरी तीर्थ यात्रा और ब्रह्मा विद्यालय की स्वर्ण जयंती की 90वीं वर्षगांठ के संयुक्त समारोह के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री पीएम हाउस से सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लेंगे। पीएम साल भर चलने वाले संयुक्त समारोह के लिए लोगो भी लॉन्च करेंगे। शिवगिरी तीर्थ और ब्रह्मा विद्यालय दोनों महान समाज सुधारक श्री नारायण गुरु के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से शुरू किए गए थे। शिवगिरी तीर्थ यात्रा हर साल 3 दिनों के लिए 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक तिरुवनंतपुरम के शिवगिरी में आयोजित की जाती है। आइए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं तेजस 24 में। एक और ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस अनुशासन समिति की आज अहम बैठक होने जा रही है। कई बड़े फैसले हो सकते हैं। 11 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में ये बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक सुनील जाखड़ और केवी थॉमस पर कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस अनुशासन समिति, कार्रवाई कर सकती है। सुनील जाखड़ पर आरोप यह है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले से बयान दिया था कि हिंदू होने के चलते उन्हें पंजाब का सीएम नहीं बनने दिया गया। इस तरीके का बयान दिया था, इसीलिए दोनों नेताओं पर आज एक्शन लिया जा सकता है। पार्टी की अनुशासन समिति की आज एक अहम बैठक होने वाली है। बैठक सुबह 11 बजे होगी। सूत्रों का दावा है कि आज की बैठक में 2 अहम नेताओं के भविष्य को लेकर मंथन होगा। पहले नेता हैं केरल के केवी थॉमस। केरल से ताल्लुक रखने वाले थॉमस ने पार्टी आलाकमान के हिदायत के बाद भी केरल की वामपंथी सरकार के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। सुनील जाखड़ पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले बयान दिया कि हिंदू होने के चलते उन्हें पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। कांग्रेस ने भविष्य की रणनीति बनाने के लिए बड़ा फैसला किया है। पार्टी ने इसके तहत 6 नई कमेटियां बनाई है। इन सभी 6 नई कमेटियों के अलग अलग संयोजक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक, भूपिंदर सिंह हुड्डा और अमरिंदर सिंह वडिंग काम करेंगे। बता दें कि कांग्रेस 13 से 15 मई तक उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर करने वाली है, जिसके लिए किसान और कृषि, युवा और बेरोजगारी और राजनीतिक मामलों सहित 6 एजेंडों पर चर्चा के लिए 6 अलग अलग कमेटियां बनाई गई हैं। कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल पर विवाद शुरू हो गया है। बेंगलुरु के क्रिडेंस हाई स्कूल प्रबंधन ने फरमान जारी करते हुए कहा कि स्कूल में बच्चों को बाइबल लाना जरूरी है। स्कूल ने अभिभावकों से लिखित में पूछा कि बच्चे स्कूल में बाइबल लेकर आए तो उन्हें ऐतराज तो नहीं है। अभिभावकों को इसकी लिखित में परमिशन देनी होगी। आरोप है कि हिंदू बच्चों को ईसाई धर्म की पुस्तक पढ़ने के लिए जबरन बाध्य किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। 16 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब की लिस्ट में 6 पाकिस्तानी चैनल भी बताए जा रहे हैं। 10 इसमें
भारतीय चैनल शामिल आईटी नियम 2021 के तहत इमरजेंसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। और सूचना मंत्रालय के मुताबिक कि सभी यूट्यूब चैनल भारत में प्रोपेगेंडा और झूठी खबरें फैला रहे थे। पहले भी आगाह किया गया था। बताया यह भी जा रहा है कि ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से ज्यादा थी। सरकार के देश के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाने और प्रोपेगेंडा करने पर 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया है। जिन यूट्यूब चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक की गई है उनमें 6 पाकिस्तानी चैनल शामिल हैं, जबकि बाकी 10 भारतीय हैं। सरकार ने आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके इन्हें बैन किया है। इन चैनलों पर न्यूज के रूप में मनगढ़ंत खबरें फैलाई जाती थी। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में सरकार ने इसी तरह के 22 यूट्यूब चैनल पर बैन लगाया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। अब बीजेपी के बैरकपुर के सांसद अर्जुन सिंह ने राज्य में जूट मिलों की स्थिति को लेकर केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल पर निशाना साधा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पर जूट उद्योग को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि जूट उद्योग को बचाने के लिए वह राज्य की सीएम ममता बनर्जी के साथ भी संयुक्त रूप से आंदोलन करने के लिए तैयार है। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह लोकसभा चुनाव के ठीक पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के मामले में मुर्तजा से एटीएस 7 दिन और पूछताछ करेगी। गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ के लिए एटीएस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी की रिमांड मांगी थी, जिसे सोमवार को एटीएस के प्रभारी न्यायाधीश मोहम्मद गजाली ने मंजूर कर ली। आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पर प्रशांत कुमार रेड्डी ने कहा कि विवेचना में जो चीजें छूट गई थी उन सबूतों को हम इकट्ठा करेंगे और सबूतों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश में भी सख्ती जारी है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी में करीब 125 लाउडस्पीकरों को हटा दिया गया है। कुछ लोगों ने खुद ही लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी है। यूपी में अलविदा नमाज के लिए संवेदनशील जिलों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। लाउडस्पीकर विवाद के चलते सीएम योगी ने पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। अक्षय तृतीया और ईद का त्योहार एक ही दिन होने के चलते प्रशासन सतर्क है। स्वरूप नगर में वीआईपी रोड पर बने 3 मंदिरों को तोड़ने का नोटिस देने का मामला बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू विश्व परिषद के सदस्यों ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त शिवरप्पा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की कि शहर में जितने भी मंदिर हैं उन्हें नगर निगम नुकसान न पहुंचाए। व्हीप कार्यकर्ताओं ने कहा कि लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि वो मौजूदा सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महोबा में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले में अब तक 10 अवैध कब्जों को हटा दिया गया है। इस बीच डीएम ने अधिकारियों के साथ गश्त कर अतिक्रमण की उन जगहों को चिन्हित किया है जहां बुलडोजर चलना है। इससे पहले कबरई में सड़क के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पंचायत ने पटरी दुकानदारों पर बुलडोजर चलवाया था। वहीं पटरी दुकानदारों ने बिना सूचना के कब्जा हटाने और 500 रुपए का चालान काटने का आरोप लगाया है। मुख्य बाजार में पटरी दुकानदारों की वजह से जाम लग रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यों को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने बाढ़ के बचाव से संबंधित विभाग के अधिकारियों को फील्ड में जाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि नदी की धारा की चपेट में आने वाले अति संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर मरम्मत व सुरक्षात्मक कार्य को 31 मई तक पूरा करें। सीएम योगी ने सोमवार को जल शक्ति विभाग की बाढ़ परियोजनाओं की समीक्षा की। एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूपी के नवनिर्वाचित एमएलसी आज शपथ लेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है शपथ ग्रहण समारोह की। शाम 4 बजे तिलक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो 4 बजे ये तिलक हॉल में शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह में यूपी सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और सतीश महाना कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस पर हमारी नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य आज शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4 बजे तिलक हॉल नवीन भवन में होगा। यूपी एमएलसी चुनाव 2022 का रिजल्ट 12 अप्रैल को घोषित होने के बाद बीजेपी को बहुमत मिल गया है। 27 सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 24 में जीत हासिल की है। इससे पहले वह 9 सीटें निर्विरोध जीत चुकी है। इस तरह बीजेपी ने 36 में से कुल 33 सीटें जीती हैं। इसी के साथ अब विधान परिषद यानी कि उच्च सदन में उसकी 68 सीटें हो गई हैं। आजम खान के एसपी से नाराज होने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने उनसे मुलाकात की। सीतापुर जेल में बंद आजम और प्रमोद कृष्णम की मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं
सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। यूपी में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक बार फिर चर्चा में हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपने घर के बाहर नया नेम प्लेट लगाया है जिस पर लिखा है जबरिया रिटायर्ड जबरिया जेल। बीएसपी सांसद अतुल राय पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली युवती और उसके साथी के सुप्रीम कोर्ट के गेट पर आत्मदाह करने के मामले में अमिताभ ठाकुर का नाम आया था। लखनऊ पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को जेल भेज दिया था। अमिताभ ठाकुर को हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। इधर अमिताभ ठाकुर की याचिका पर एससी ने सरकार से जवाब तलब किया है। गोरखपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महंगे शौक पूरा करने की चाहत में लुटेरे बने 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से लूट की रकम, लूटा गया एप्पल का मोबाइल, अवैध असला बरामद किया है। आपको बता दें कि इन लुटेरों की उम्र महज 22 से 23 साल की है। ये लुटेरे अवैध असले के बल पर चलती बाइक पर लोगों को लूट का शिकार बना लेते हैं। बाइक पर सवार होकर लूट करने वाले इन लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के प्रयागराज के बाद गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। सोमवार की रात भाई की बेटी की शादी में जा रहे पति पत्नी और बेटी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। मृतक का एक बेटा दूसरे रास्ते से गांव जाने की वजह से बच गया। आरोपी रास्ते में छिपा बैठा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। हरिद्वार धर्म संसद मामले में आज अहम सुनवाई है। इस पर सबकी नजर है। सुबह 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। बता दें कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को धर्म संसद में हेट स्पीच के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हरिद्वार धर्म संसद का आयोजन यति नरसिंहानंद ने करवाया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का ये आरोप है। हरिद्वार धर्म संसद से जुड़े विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मामले में दर्ज एफआईआर की स्थिति को लेकर उत्तराखंड पुलिस से जवाब मांगा था। इसी मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि हरिद्वार में 17-19 दिसंबर को धर्म संसद में हेट स्पीच के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। हरिद्वार धर्म संसद का आयोजन यति नरसिंहानंद ने करवाया था, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मामले में 4 एफआईआर दर्ज की गई थी। सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर जुडिशियल विस्टा बनाए जाने की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसका पक्ष पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज के लिए टालते हुए सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वो मंगलवार को कोर्ट में इस बारे में स्टैंड रखे। 8 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्री से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट कैंपस के पास जुडिशियल विस्टा विकसित किया जाना चाहिए, जिससे अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो सके। देश के कई हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा में हिंसा हुई, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई थी। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस याचिका में मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हुए बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए उनकी जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पद संभालने के बाद पंजाब पुलिस को आदेश दिया था कि मजीठिया के खिलाफ जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की एक याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में मजीठिया ने पंजाब पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज की गई एक एफआईआर को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। यह एफआईआर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत दर्ज की गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद परिसर स्थित देवी श्रृंगार गौरी मंदिर और अन्य जगहों की वीडियोग्राफी और कमीशन के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन आज सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने कमीशन की कार्रवाई पर लगी रोक जारी रखी है। 8 अप्रैल 2022 को वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों और स्थानों पर कमीशन और वीडियोग्राफी 19 अप्रैल को करने का आदेश दिया था। तेजस 24 में एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुनवाई होने जा रही है। मथुरा कोर्ट में भूमि मुक्त की मांग पर होगी अहम सुनवाई। हिंदू महासभा ने अदालत में दाखिल की है याचिका, जिस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि हिंदू महासभा ने मथुरा कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में मामला दायर कर श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने की मांग की गई है। इससे पहले 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई हुई थी। उस दिन बहस के बाद मुस्लिम पक्ष ने ऑब्जेक्शन दाखिल किया है।
मुस्लिम पक्ष कहता है कि प्लेसेस ऑफ एक्ट 1991 यहाँ अप्लाई होता है, जबकि हिंदू पक्ष ने कहा है कि 1991 प्लेसेस ऑफ एक्ट नंबर 42 यहाँ लागू नहीं होता। दिल्ली के मोहम्मदपुर इलाके में एक पार्क के अंदर एक पुराना जंग लगा ग्रेनेड मिला। बताया जा रहा है कि बच्चे पार्क में खेल रहे थे, तभी उन्हें ये ग्रेनेड मिट्टी से सना हुआ मिला। ग्रेनेड मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड की टीम पहुंची और बम को डिफ्यूज कर दिया गया। फिलहाल घटना की जानकारी एनएसजी को दे दी गई है। अब एनएसजी आगे की कार्रवाई में लग गया है। राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 3 मंजिला मकान ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए। मकान जर्जर अवस्था में था, जिसमें मरम्मत का काम कराया जा रहा था। हालांकि स्थानीय निगम पार्षद का दावा है कि मकान में किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन करने की मनाही थी और इस संबंध में एमसीडी की तरफ से नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में मकान मालिक या ठेकेदार जिसकी भी लापरवाही पाई जाती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी अभियान की तैयारी पूरी हो गई है। एसडीएमसी ने उन जगहों को फाइल कर लिया है जहां बुलडोजर चलाया जाना है। शाहीन बाग, ओखला, तिलक नगर वेस्ट सहित कई वार्ड से अतिक्रमण हटाया जाना है। एसडीएमसी के मेयर मुकेश सूर्यान ने साफ कहा कि मदनपुर खादर में भी अतिक्रमण देखा गया है। सड़क पर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। जहां बिल्डिंग खड़ी हुई है वहां के लिए प्लान तैयार किया गया है और उसे भी जल्द हटा दिया जाएगा। विभाग को तारीखें बता दी गई है, 1 महीने का प्लान दिया गया है। दिल्ली में इन दिनों अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। सोमवार को नॉर्थ एमसीडी के झंडेवाला मंदिर के पास देशबंधु गुप्ता रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। अभी हमें शिकायतें आई थी, हमने पहले भी इसके अंदर काफ़ी कार्रवाई की थी, टेम्परेरी एनक्रोचमेंट की। पुलिस ने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया था, परंतु अभी कुछ जानकारी ये आ रही थी यहाँ पर कि ये लेडीज बस स्टैंड के पास आकर कुछ शराबी या उस तरह के तत्व बैठ जाते थे और इन्होंने टेम्परेरी झुग्गी डाली थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले आज ही दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार के बीच नॉलेज शेयर एग्रीमेंट पर दस्तखत होंगे। दरअसल सीएम भगवंत मान 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूलों का जायजा लिया। स्कूलों में जाकर सीएम मान ने दिल्ली के शिक्षा मॉडल को समझा, जिसे वो पंजाब में लागू करना चाहते हैं। मान आज दिल्ली के अस्पतालों का दौरा कर उनकी कार्य प्रणाली समझने की कोशिश करेंगे। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के जिलों में धूल भरी तेज आंधी चली। आंधी की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई। राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में कई जगहों पर होर्डिंग और पेड़ गिरने की खबर भी है। हालांकि इन घटनाओं में किसी अनहोनी की खबर नहीं है। आरजेडी नेता रामराज यादव ने तेज प्रताप यादव पर पिटाई का आरोप लगाया है। रामराज यादव ने दावा किया कि इफ्तार पार्टी वाले दिन तेज प्रताप ने उन्हें कमरे में बंद कर जमकर पीटा और जान से मारने की धमकी दी है। रामराज ने कहा कि तुम आरजेडी में हो, इसलिए तुम्हारी पिटाई हो रही है। पीड़ित ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय पहुंचकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। रामराज का आरोप है कि तेज प्रताप यादव नहीं चाहते कि तेजस्वी बिहार के सीएम बने। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सोमवार को आरजेडी से इस्तीफे का ऐलान कर सनसनी मचा दी। तेज प्रताप ने ट्वीट कर लिखा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम कर रहा हूं। सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया। जल्द अपने पिता से मिलकर अपना इस्तीफा दूंगा। तेज प्रताप के ऐलान के बाद बिहार की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। तेज प्रताप के ट्वीट के बाद लालू परिवार से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। चिराग ने कहा कि नीतीश बिहार को बख्श दें। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए से मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है। जो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे, भाई जो आज की तारीख में हैं वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो? वो बनकर वो प्रदेश में क्या कर पा रहे हैं? बिहार में एनडीए के 2 बड़े दलों में इन दिनों कुछ ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू में मतभेद दिखाई दे रहा है। इस बार मुद्दा है कॉमन सिविल कोड। जहां बीजेपी इसे राज्य की जरूरत बता रही है, तो वहीं सहयोगी दल जेडीयू का कहना है कि बिहार में इसकी जरूरत नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने इसका समर्थन किया है, तो वहीं जेडीयू का कहना है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद कटिहार में एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। एक निजी विश्वविद्यालय में हुई इफ्तार पार्टी में तारकिशोर प्रसाद ने लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी। हम सब मिलकर काम करेंगे जिसमें कि सभी धर्म होंगे, सभी सामाजिक वर्ग होंगे, सभी संप्रदाय होंगे, अलग अलग मतों के सारे हमारे
लोग होंगे, हम सब मिलकर आने वाले दिनों में एक बेहतर बिहार और बनाएंगे। राजस्थान के अलवर में मंदिर तोड़े जाने के मामले में गहलोत सरकार एक्शन के मोड में है। सरकार ने राजगढ़ के एसडीएम केशव मीणा और स्थानीय नगर पालिका के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनवारी लाल मीणा को सस्पेंड कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर गहलोत सरकार ने जांच के भी आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि अलवर में बीते 17 अप्रैल को नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण वाले स्थानों को चिन्हित कर 35 अतिक्रमण हटाए थे, जिनमें 300 साल पुराना शिव मंदिर भी शामिल था। मंदिर तोड़ने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। राजस्थान के अलवर में मंदिर पर बुलडोजर चलाने का मामला दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। मंदिर तोड़े जाने को लेकर लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। अलवर में स्थानीय लोगों ने इसे लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च में सैकड़ों लोग शामिल थे, जिसमें व्यापारी और आम लोग भी शामिल थे। इस मौके पर लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया और आरोप लगाया कि जानबूझकर मंदिर को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि मामला थमने की बजाय और तूल पकड़ रहा है। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर, दुकानें और घर तोड़े जाने के विरोध में सोमवार को स्थानीय लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुआवजे की मांग की। इसके अलावा उन्होंने तोड़े गए घरों को फिर से बनाने की बात भी उठाई। मौके पर जिलाधिकारी के पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी की। पुलिस ने लोगों को जबरन गाड़ियों में ठूसकर अपने साथ ले गए। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने आरोप लगाया है कि अलवर में सरकार ने गलत तरीके से मंदिर तोड़े हैं। स्वतंत्र भारत में क्या बहुसंख्यक आस्था वाले लोगों के साथ में ये भी हो सकता है? मंदिरों को बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है, जेसीबी से तोड़ा जा सकता है, उनकी मूर्तियों को खंडित करके नालियों में डाला जा सकता है। ये भी हो सकता है क्या? ये मुझे देखने को मिला और मैं समझता हूँ कि न तो प्रशासन में और न सरकार में कहीं भी आस्था का भाव नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार रात को भयंकर आग लग गई। गुरुग्राम के मनेसर में सेक्टर 6 में ये आग लगी। कूड़े की ढेर में चिंगारी से सुलगी ये आग देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। ऊंची उठ रही आग की लपटें काफी दूर से ही दिखाई दे रही थी। आसपास का पूरा इलाका काले धुएं से ढक गया। दमकल की 35 से भी ज्यादा गाड़ियों को आग पर काबू करने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आग से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश के दुश्मनों को जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना लगातार खुद को अपडेट कर रही है। आज नौसेना कमांडर हथियारों और सेंसर के प्रदर्शन और भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्मों की तैयारी की समीक्षा करेगा। इससे पहले भी इसी महीने की शुरुआत में वेस्टर्न सीबोर्ड में आयोजित भारतीय नौसेना के सफल मिसाइल एंगेजमेंट का अभ्यास किया गया था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के बाद इस साल होने वाली चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होगी। केदार बाबा के कपाट खुल रहे हैं, केदारनाथ जी के, और 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। हमारी पूरी तैयारियां हो रही हैं और सभी इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी और पिछले सालों की तुलना में सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्य असम में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। असम पुलिस ने नागांव में ट्रेन से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की कीमत का गांजा जब्त किया है। गांजा तस्करी की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। छपरमुख स्टेशन पर रोककर ट्रेन की तलाशी ली गई। एक बोगी की टॉयलेट के अंदर एक डिब्बे में छिपाकर 112 किलो गांजा ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारत ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रध्वज लहराने के मामले में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। 23 अप्रैल को बिहार के भोजपुर के जगदीशपुर में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। दुलौर मैदान में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में 78,220 तिरंगे एक साथ लहराए गए थे। राजा वीर कुंवर सिंह को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में शुमार किया जाता है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हुआ यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा था। स्पाइस जेट आज से अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अतिरिक्त नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू कर रही है। स्पाइस जेट कंपनी ने कहा कि नई और उभरती मांगों को पूरा करने के लिए नई उड़ानें शुरू की जा रही है। स्पाइस जेट इन उड़ानों में अहमदाबाद से मस्कट, मुंबई से ढाका, कोझिकोड टू जेडा और रियाद की उड़ानें होगी और साथ ही मुंबई को सऊदी अरब में रियाद और जेदा से जोड़ने वाली सेवाएं शामिल हैं।
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने दुनिया के 5वें सबसे धनवान शख्स का स्थान हासिल कर लिया है। उन्होंने दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर ये रुतबा हासिल किया है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 59 साल के गौतम अडानी की कुल नेटवर्थ 123.7 अरब डॉलर हो गई है और इसी के साथ उन्होंने 121.7 अरब डॉलर की मिल्कियत वाले वॉरेन बफे को पीछे छोड़कर विश्व के 5वें सबसे धनवान शख्स की सूची में स्थान बना लिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी ने साल 2022 में 43 अरब डॉलर की धनराशि अपने वेल्थ में जोड़ी है। आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर के साथी और कवि कुमार विश्वास मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। पंजाब पुलिस ने उन्हें केजरीवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर पेश होने का नोटिस जारी किया है। कुमार विश्वास आज पंजाब पुलिस के अधिकारियों के सामने पेश होंगे। चंडीगढ़ में कुमार विश्वास के भारी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। पंजाब पुलिस के अधिकारी कांग्रेस नेता अलका लांबा को भी जांच के लिए पेश होने का आदेश दिया है। उन पर भी केजरीवाल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पंजाब सरकार ने सभी पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जों की जांच के आदेश दिए हैं। मान सरकार ने सख्ती से सिविल और पुलिस प्रशासन की मदद से पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाए जाने को कहा है। पंचायती जमीनों से नाजायज कब्जे हटाने की इस मुहिम के पहले चरण में 5000 एकड़ पंचायती जमीन से नाजायज कब्जे हटाने का लक्ष्य है। साथ ही वीडियोग्राफी करने के लिए भी कहा गया है। सरकार का साफ कहना है कि किसी अधिकारी ने बोली के मौके पर अगर किसी को फायदा पहुँचाया तो कड़ी कार्रवाई होगी। तेज 24 में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार चौथे दिन का ये हाल है कि 1000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 1011 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 6.42% हो गया है। ये है राजधानी दिल्ली का हाल। राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। लगातार कोरोना के मामले डराने लगे हैं। लगातार चौथे दिन भी दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 1011 नए मामले सामने आए हैं। एक मरीज की मौत हुई है तो वहीं पिछले 2.5 महीने में एक्टिव केस की संख्या सबसे ज्यादा 4168 तक पहुंच गई है। 12 फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा सक्रिय कोरोना मरीज की ये संख्या है। अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 6.42% हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।